हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है थर्सडे 3 अक्टूबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी सेबी बोर्ड मीटिंग में लागू हुए कुछ चेंजेस के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे ओपन एआई के फंडिंग के बारे में और आखिरी में हम बात करेंगे इंडिया के पीरियोडिक लेबर सर्वे के बारे में। एंड एज ऑलवेज ये डेली ब्रीफ खत्म करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। सेबी ने अपनी 207th बोर्ड मीटिंग में कुछ बड़े चेंजेस अनाउंस किए हैं जो इंडिया की स्टॉक मार्केट्स को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाएंगे। अगर आप इन्वेस्टर, ट्रेडर या कोई कंपनी है जो फंड्स रेज करना चाहती है तो ये अपडेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं ये चेंजेस और आप पर उनका इम्पैक्ट। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। अभी जब आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं ऑर्डर प्लेस करने से पहले। ये चीज फरवरी 2025 से बदलने वाली है। 2 नए ऑप्शंस आने वाले हैं। नंबर 1, यूपीआई ब्लॉक मैकेनिज्म। आईपीओस में एसबा की तरह आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहेगा जो बस ट्रेड कंफर्म होने तक ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप ट्रेड नहीं करते तो पैसा अनटच्ड रहेगा। नंबर 2, 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपके सेविंग्स, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स को लिंक करेगा ताकि आपको पैसे बार बार मूव ना करने पड़े। इसका मतलब है कि आपके पैसों पर आपका ज्यादा कंट्रोल रहेगा। जब तक ट्रेड फाइनलाइज नहीं होता पैसे आपके बैंक अकाउंट में सेफ ही रहेंगे और प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। T+0 सेटलमेंट। अभी जब आप शेयर्स बाय या सेल करते हैं तो सेटलमेंट T+1 बेसिस पर होता है। T+1 सेटलमेंट में आपको नेक्स्ट डे शेयर्स या पैसे मिलते हैं। सेबी अब टॉप 500 कंपनीज के लिए T+0 ऑप्शन लेके आ रही है। इसका मतलब है कि सेम डे सेटलमेंट होगा। अगर आप आज शेयर्स बेच रहे हैं तो आज ही आपके पैसे या शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये ट्रेडर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा जिनको फास्ट लिक्विडिटी चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए आसान रूल्स भी लाए गए हैं। इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स यानी RIAs 1000 से भी कम हैं और ज्यादातर बस स्टॉक टिप्स ही देते हैं। सेबी नए एडवाइजर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बना रही है। सेबी के नए रूल्स कुछ ऐसे लगते हैं। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बेसिक ग्रेजुएट डिग्री ही काफी है। एडवाइजर्स को बस एक बार सर्टिफिकेशन पास करना होगा, बार बार एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। ज्यादा एडवाइजर्स का मतलब है कि आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस लेना और इजी हो जाएगा, स्पेशली अब जब ज्यादा लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, राइट इश्यूज जल्दी प्रोसेस होंगे। राइट्स इश्यूज कंपनीज के लिए पैसे रेज करने का एक तरीका होता है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ज्यादा शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। पहले ये प्रोसेस 317 डेज लेता था, लेकिन सेबी ने इसे 23 डेज तक कट कर दिया है। इसका मतलब है कि कंपनीज जल्दी से पैसे रेज कर सकती हैं और इन्वेस्टर्स को भी अपनी एग्जिस्टिंग कंपनीज में नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नेक्स्ट, नया म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज यानी PMS कस्टमाइज्ड होते हैं, लेकिन इनका रिस्क और कॉस्ट ज्यादा होता है। सेबी अब एक नया म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लेके आ रही है जो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा, लेकिन स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स के साथ। इस नए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के की फीचर्स कुछ ऐसे होंगे। नंबर 1, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अब 10 लाख रुपीस होगा। लेवरेज नहीं मिलेगी, मतलब फंड मैनेजर्स पैसे बोरो करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे। डेरिवेटिव एक्सपोजर 25% तक लिमिट होगा। ये प्रोडक्ट वेल्दी इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट्स पर बेटर कंट्रोल देगा और PMSs को ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स लाइट। करंटली सारे म्यूचुअल फंड्स को एक ही फ्रेमवर्क के अंदर रेगुलेट किया जाता है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव। सेबी अब पैसिव फंड्स जैसे ETFs या इंडेक्स फंड्स के लिए एक लाइटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आ रही है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट, नॉमिनेशन प्रोसेस आसान होगा। इन्वेस्टर्स का अपने पोर्टफोलियो के लिए किसी को नॉमिनेट करना हमेशा से एक टीडियस प्रोसेस रहा है जिसमें बहुत पेपर वर्क्स और डिलेज होते हैं।
सेबी इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहा है, जिसमें आप 10 लोग तक नॉमिनेट कर सकते हैं और एसेट्स ट्रांसफर करना और इजी हो जाएगा। ये आपकी फैमिली के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बिना अननेसेसरी डिलेज और लीगल हैसल्स के। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? सेबी की ये चेंजेस ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और फंड्स मैनेजमेंट को सबके लिए इजी और कन्वीनियंट बना रहे हैं। फास्टर सेटलमेंट से लेकर सिंप्लीफाइड नॉमिनेशन प्रोसेस तक ये अपडेट्स इंडियन स्टॉक मार्केट को और ज़्यादा एफिशिएंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। अब चलो बात करते हैं ओपन एआई के बारे में और क्यों इससे इतना ज़्यादा टेंशन मिल रहा है। ओपन एआई इस साल लगभग $370 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, जो काफ़ी ही इम्प्रेसिव है। ये देखते हुए कि ओपन एआई 2015 में बना था। लेकिन ट्विस्ट ये है, ओपन एआई के लॉसेस भी इस साल लगभग $500 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, $5 बिलियन का लॉस। ये दिखाता है कि कटिंग एज एआई को बिल्ड, रन और स्केल करने में कितना पैसा लगता है। इतने बड़े लॉसेस के बावजूद ओपन एआई काफी ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है, थैंक्स टू द कांस्टेंट फंड रेजिंग। अभी वो एक ह्यूज फंडिंग राउंड क्लोज करने वाला है, जिसमें $650 करोड़ रेज करेंगे और कंपनी की वैल्यूएशन $15,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ नहीं चल रहा। पिछले हफ्ते ओपन एआई की सीटीओ मीरा मुराती ने अचानक रिजाइन कर दिया। और वो अकेली नहीं है, ओपन एआई के चीफ रिसर्च ऑफिसर, वीपी ऑफ रिसर्च और कंपनी के को फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट भी इस साल पहले रिजाइन कर चुके हैं। सिचुएशन को देख के ये लगता है कि ओपन एआई एक मास एक्सोडस फेस कर रहा है। ऊपर से एक और बड़ा इशू भी चल रहा है। ओपन एआई ने रिसेंटली अपना स्टेटस चेंज किया। पहले एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च लैब थी, लेकिन अब एक प्रॉफिट ड्रिवन बिजनेस बन गया है। इस चेंज की वजह से इंटरनल टेंशंस भी बढ़ रहे हैं। कुछ एम्प्लॉयज को लगता है कि अब ओपन एआई का फोकस अपने ओरिजिनल मिशन से हट जाएगा। इनके हिसाब से अब फोकस सेफ और बेनिफिशियल एआई सिस्टम्स डेवलप करने से पैसे कमाने पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ओपन एआई से थोड़ा हटकर बड़े पिक्चर की बात करते हैं। पिछले कुछ टाइम में एआई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का बूम आया है। सिर्फ 2024 के सेकेंड क्वार्टर में एआई कंपनीज ने $2.32 करोड़ का रिकॉर्ड अमाउंट रेज किया, जो पिछले क्वार्टर से 59% ज्यादा है। और एवरेज डील साइज भी $1.86 करोड़ से बढ़कर अब $2.89 करोड़ हो गया है। 2022 से लेकर अब तक एआई कंपनीज ने 28,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है, जिसमें सिर्फ 2021 में ही 9.1 करोड़ आए। अभी हम एक एआई गोल्ड रश एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बड़े टेक प्लेयर्स माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन और मेटा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हेविली पैसा लगा रहे हैं। इन्होंने इस साल अपनी कैपिटल स्पेंडिंग में 50% का इंक्रीज किया है, जो अब $10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। कुछ एनालिस्ट तो ये तक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में ये स्पेंडिंग 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। ये स्पेंडिंग मोस्टली डेटा सेंटर्स, चिप्स और एआई हार्डवेयर में जाने वाली है। लेकिन ये भी एक कैच है, इतने सारे पैसे लगाने के बावजूद एआई से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू अभी तक स्लो रहा है। सिक्वोया कैपिटल के डेविड कैन ने एक $50,000 करोड़ का होल पॉइंट आउट किया है एआई इकोसिस्टम में। ये गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स और एआई से आने वाले एक्चुअल रेवेन्यू के बीच। इट्स लाइक एक बड़ा हाईवे बना दिया है, लेकिन उस पे अभी तक उतनी गाड़ियां नहीं चल रही। अडॉप्शन रेट से भी एक क्लियर पिक्चर दिखती है। According to data from the US Census Bureau, सिर्फ 5% अमेरिकन कंपनीज एआई यूज कर रही हैं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। टेक हैवी इंडस्ट्रीज में भी अडॉप्शन सिर्फ 10 to 20% के बीच में है और इंफॉर्मेशन सेक्टर लीड कर रहा है 30% पे। लेकिन जितना एआई का हाइप है, उसके हिसाब से ये कम है। इंडिविजुअल्स के लिए अराउंड 39% अमेरिकन ने जनरेटिव एआई यूज किया है, लेकिन ये अभी एक्सपेक्टेशन से कम है। तो जितनी इन्वेस्टमेंट्स एआई में हो रही हैं, अभी तक उनके अकॉर्डिंग रिटर्न्स नहीं दिखे हैं। बस थोड़े एफिशिएंसी गेन्स हुए हैं डेवलपर्स के लिए। निवेडिया जो एआई बूम का बड़ा विनर था, उसके स्टॉक्स भी रिसेंटली काफी गिर गए हैं। एक्सपर्ट्स जैसे MIT के प्रोफेसर डेरन अजेमोलू और गोल्डमैन सैक्स के ग्लोबल इक्विटी रिसर्च हेड जिम कोवेलो एआई के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लेकर काफी स्केप्टिकल हैं। अजेमोलू प्रेडिक्ट करते हैं कि एआई से प्रोडक्टिविटी को सिर्फ 0.5% तक का बूस्ट मिलेगा और जीडीपी ग्रोथ को अगले 10 सालों में सिर्फ 0.9% तक बढ़ाएगा।
दैट्स नॉट एग्जैक्टली द एआई रेवोल्यूशन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोवेलो का ये भी कहना है कि एआई में जितना मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो उस हिसाब से बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। तो जितनी एक्साइटमेंट और इन्वेस्टमेंट एआई के अराउंड है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और रेवेन्यूज उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे। ये सिचुएशन थोड़ी बहुत इंटरनेट के अर्ली डेज या रीसेंट क्रिप्टो क्रेज के जैसी है। पोटेंशियल तो काफी है, लेकिन शायद लोगों ने जितना सोचा था एआई को उससे ज्यादा टाइम लगेगा बिजनेस ट्रांसफॉर्म करने में और सिग्निफिकेंट रिटर्न्स देने में। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्टोरी। अब चलते हैं आज की आखिरी स्टोरी पे। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपना पीरियोडिक लेबर सर्वे रिलीज किया है और लास्ट ईयर की तरह ही इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% पर स्टेबल रहा। लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? चलो इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताता है कि कितने लोग काम करना चाहते हैं और उनमें से कितनों को जॉब नहीं मिल रही। ये उन लोगों को काउंट नहीं करता जो जॉब ढूंढ ही नहीं रहे। तो अगर सिर्फ इस नंबर पर फोकस करेंगे तो आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज मिस कर देंगे। कितने लोग वर्किंग एज में हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। 2017 और 18 में सिर्फ 50% इंडियंस जो 15 इयर्स की एज से बड़े थे वर्कफोर्स में एम्प्लॉयड थे। आज ये नंबर बढ़कर 60.1% हो गया है, जो 60.8% की ग्लोबल एवरेज के काफी करीब है। पिछले 5 सालों में इंडिया की वर्कफोर्स लगभग 20% बढ़ गई है, जो एक बड़ा नंबर है। इस ग्रोथ का असली रीजन विमेन। 2017 टू 2018 में सिर्फ 23.3% इंडियन विमेन वर्कफोर्स का पार्ट थी, लेकिन अब ये नंबर 41.7% हो गया है। ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी स्टेबल है, तो जॉब्स क्रिएट हो रही होंगी। लेकिन यहाँ एक कैच है, इससे इकोनॉमी के कुछ डीपर इश्यूज भी समझ आते हैं। हर जॉब एक जैसी नहीं होती। कुछ जॉब्स प्रोडक्टिव होती हैं और कुछ बस नाम के लिए जॉब्स होती हैं। बहुत सारे इंडियंस के पास चॉइस नहीं होती, इसलिए वो कोई भी जॉब ले लेते हैं, चाहे वो कम सैलरी वाली हो या कम वैल्यू ऐड करती हो। इस वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसमें लोग जॉब्स तो कर रहे हैं लेकिन उन जॉब्स की जरूरत नहीं होती। वेजेस कम हैं तो एम्प्लॉयर्स ऐसे वर्कर्स को अफोर्ड कर लेते हैं। ऐसा मोस्टली फैमिली रन बिजनेस में होता है। फैमिली मेंबर्स कम पैसों पर या बिना पैसों के काम करते हैं और इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड काउंट किया जाता है। लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग यूजुअली सैलरीड एम्प्लॉय से कम कमाते हैं और कम आवर्स भी काम करते हैं। ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर हमेशा से इंडिया में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेजर सोर्स रहा है। ये लगभग आधे वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है, लेकिन देश के इकोनॉमिक आउटपुट में सिर्फ 1/5 कंट्रीब्यूट करता है। ये इनएफिशिएंट है और जब लोगों को अच्छी सैलरी वाली जॉब्स नहीं मिलती तो वो फार्मिंग की तरफ लौट जाते हैं। पैंडेमिक के बाद ये प्रॉब्लम और बढ़ गई। सिटीज में जॉब्स गायब होने और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से लोग विलेजेस वापस चले गए फार्म्स पे काम करने के लिए, जिससे एग्रीकल्चर वर्कर्स का शेयर 45.5% से 46.1% हो गया 2021-22 के बाद। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन नए एग्रीकल्चर वर्कर्स में काफी विमेन एम्प्लॉयड हैं जो अपने हाउसहोल्ड्स चलाने के लिए काम कर रही हैं, जबकि मेल वर्कर्स वापस सिटीज में जा रहे हैं ज्यादा स्टेबल काम के लिए। एज अ रिजल्ट फीमेल एम्प्लॉयज अब बफर वर्कफोर्स का रोल प्ले कर रही हैं, जो एशिया के कई पार्ट्स में देखा जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की आखिरी स्टोरी। अब चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। नंबर 1, सोनी इंडिया ने अपने 8 इयर्स का बेस्ट प्रॉफिट पोस्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में सेल्स 20% बढ़ गए हैं, रेवेन्यू 7,600 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है और प्रॉफिट 225 करोड़ रुपीस तक। ये सक्सेस प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे लार्ज टीवीज और गेमिंग कंसोल्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से है। लेकिन सोनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले साल ग्रोथ 10 to 15% तक स्लो हो सकती है, क्योंकि अब उन्होंने एक हायर बेस सेट कर दिया है। नंबर 2, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के होसुर प्लांट में रिसेंटली आग लग गई, जिससे आईफोन कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन रुक गई। गुड न्यूज ये है कि शिपमेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्टॉक पहले से अवेलेबल था। इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रप्शंस कंटिन्यू हुए तो टाटा के एक्सपेंशन प्लान्स में डिले हो सकता है। नंबर 3, कार देखो अपना $50 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कंपनी की वैल्यूएशन 200 से $250 करोड़ के बीच में एक्सपेक्ट की जा रही है। कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स अपना पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं और जो फंड्स रेज होंगे उन्हें नए ज्योग्राफीज और कैटेगरीज में एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाएगा।
नंबर 4, टाटा पावर अगले 10 सालों में राजस्थान में 1.2 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है, जिसमें फोकस रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। इस बड़े इन्वेस्टमेंट से 28,000 जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और ये इंडिया की ग्रीन एनर्जी टारगेट्स को सपोर्ट भी करेगा। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।